नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। शीतकालीन अधिवेशन, नई सरकार के गठन के बाद जो पहला शीतकालीन अधिवेशन है वो समाप्त हो गया है। इस अधिवेशन में विदर्भ को क्या कुछ मिला, मराठवाड़ा को क्या कुछ मिला, नागपुर को क्या कुछ मिला, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, विश्लेषण हो रहे हैं। सरकार ने बहुत कुछ देकर जाने की बात अपने वक्तव्य में कही है, अपने बयान में कही है, या अपने रुख को जिस तरीके से प्रदर्शित किया है अधिवेशन के समाप्त होने के बाद में। मुख्यमंत्री ने जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें ये बताया था कि यह अधिवेशन कितना कारगर रहा, न केवल विदर्भ के लिहाज से बल्कि संसदीय कामकाज के लिहाज से और महाराष्ट्र के लिहाज से भी। इस अधिवेशन में निगाहें इस ओर भी थी कि लंबे जिस तरीके से राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तरीके से इसे छल कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने देने को लेकर जो कुछ राजनीति हुई, उसके बाद में फडणवीस फिर एक बार नए उभार के साथ में राजनीति में आए, महाराष्ट्र की राजनीति में आए और फिर उसके एक बार फिर मुख्यमंत्री वो बने। तो उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान ये जो अधिवेशन हुआ उसमें आखिर उन्होंने क्या कुछ अपने क्षेत्र को दिया, इसी पर हम भी आज जो है वो विश्लेषण करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हम नागपुर के परिप्रेक्ष्य की भी चर्चा करेंगे चूँकि उपराजधानी नागपुर है, और हम मुंबई के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करेंगे। और संयोग ये है कि इन दोनों जगहों से न केवल देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, बल्कि इन दोनों जगहों की या एक तरीके से क्षेत्रों की या राज्य की राजनीति पर उसकी नब्ज को पकड़ने वाले पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रौनक कुकड़े हैं, आप एनडीटीवी के महाराष्ट्र हेड हैं, और हमारे साथ विकास वैद्य हैं जो दहितवाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो रौनक, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा कि मुंबई के नज़रिए से आप समझा दीजिए कि नागपुर में जो शीतकालीन अधिवेशन हुआ उसका कामकाज किस तरीके से रहा। नागपुर अधिवेशन को सीधे तौर से जो है वो विदर्भ के विकास से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चूंकि शीतकालीन अधिवेशन है तो वो तो पूरे राज्य का अधिवेशन है। संभव है कि विदर्भ पे बहुत ज़्यादा जोर रहेगा सरकार का, लेकिन ओवरऑल जो पूरा कामकाज रहा उसका लेखा जोखा किस तरीके से रहा? जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो नागपुर करार हुआ था, जिसकी वजह से नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है, उसकी वजह से यहाँ पर तो मैंडेटरी है कि विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 5 दिनों का ही विधानसभा का सत्र था, नई सरकार आई थी, मंत्रियों के पास पोर्टफोलियो भी उस वक्त नहीं थे, और हम जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी को जानते हैं तो संसदीय राजनीति में वैसे राजनीति तो वो करते ही है, लेकिन संसदीय राजनीति में अभी का जो दौर है उसमें देवेंद्र फडणवीस का हाथ पकड़ने वाला नेता फिलहाल सदन में मुझे तो भी और खासतौर से विपक्ष में दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर इस सत्र की बात की जाए तो विदर्भ को क्या मिला, अपने जो विपक्ष की तरफ से अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव जो 293 के तहत रखा जाता है विधानसभा नियम के तहत, वो जो रखा गया उसमें जो रिप्लाई दिया उसकी अगर बात करें तो कई तरह की बातें देवेंद्र फडणवीस ने अपने वक्तव्य में कही है। जैसे कि गढ़चिरौली में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार ने, जो एकनाथ शिंदे की सरकार थी उसने यहाँ पर लाने की कोशिश की, उसको लेकर उस इलाके का कैसे चेहरा आने वाले दिनों में बदल जाएगा। मतलब अगर वन लाइनर बताए तो फडणवीस को ऐसा लगता है, मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों की ये स्टील सिटी, देश की स्टील सिटी गढ़चिरौली को वो बनता हुआ देख रहे हैं, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट वहां पर आने वाले दिनों में होने वाला है। दूसरा, उन्होंने एक और जिसे अंडरलाइन करना चाहिए वो ये कि अब तक जितना स्टील महाराष्ट्र में लगता है उसका 30% स्टील हम गढ़चिरौली या आसपास के इलाकों में हम फिलहाल पैदा कर रहे हैं। इस तरह की वहां की स्थिति है, और जो खनिज संपदा है उसका यूटिलाइजेशन सरकार अच्छे तरीके से करेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस पूरे इलाके की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो जिसकी जानकारी उन्होंने दी कि जो टेक्सटाइल पार्क पिछले दिनों उनकी सरकार की तरफ से जब वो एकनाथ शिंदे की सरकार आई उस वक्त उन्होंने यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क लाने के लिए काफी मेहनत की, और केंद्र सरकार के पास जो योजनाओं के तहत उस इलाके का इकोसिस्टम कैसे वो डेवलप कर रहे हैं उसकी तस्वीर वहां पर पेश की। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए खुद केंद्र सरकार ने वहां पर दिए हैं। ऐसे में वहां पर भी पश्चिम विदर्भ के उस इलाके में कई सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन के लिए सरकार के साथ MOU तक कर डाले, तो निश्चित तौर पर इस इलाके की तस्वीर बदलेगी। नागपुर को लेकर आपको याद है कि एक मतलब विकास सर उसमें
ज्यादा जानकारी देंगे, पर मुझे लगता है कि जो जापान की बैंक के साथ जो करार हुआ है मेट्रो को लेकर, वो भी बहुत ही लैंडमार्क करार है और आने वाले दिनों में इसका फायदा जो है वो नागपुर के लोगों को निश्चित होगा। जी, मोटी मोटी बातें ये हैं, कई तरह के जो है ऐलान और भी उसमें सीएम के भाषण में समाविष्ट हैं, उस पर डिटेल में अगर चर्चा की जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन विकास सर, आपके पास हम आएंगे। ये जो 6 दिनों का सत्र रहा, इसमें विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहती थी और शीतकालीन अधिवेशन होता था, उस दौरान थोड़ा सा आक्रामकता ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ी सी कम दिखाई दी और सत्ता पक्ष ने भी ये बताने की, समझाने की अपने तौर पर कोशिश की कि अधिवेशन विदर्भ का था, लेकिन विदर्भ के मुद्दे को विपक्ष ही उठाने में या विकास के मुद्दे को विपक्ष ही उठाने में बहुत हद तक असफल रहा। तो विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अभी जैसा रौनक जी ने बोला जिस तरीके से कि जो देवेंद्र जी ने जिस तरह से सारी घोषणाएं की और जिस तरह के अलग सारे प्रकल्पों की जानकारी दी, उन्होंने एक बात और कही कि हम लोग जब विपक्ष में रहते थे और हम जिस तरीके की डिमांड करते थे, तो वो डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। मतलब एक तरह से उन्होंने ये भी एक चीज बताई कि भाई विरोधी पक्ष जो है, विपक्ष जो है, विपक्ष ये कोई डिमांड ठीक तरह से एग्रेसिवली वहां पे रखने में नाकामयाब रहा। तो जो हमने जो डिमांड्स रखी थी, जैसे उन्होंने कुछ चीजें बताई कि उनकी 2.5 साल सरकार, जिसको वो बोलते हैं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ये लास्ट गवर्नमेंट जो है उनकी खुद की, उसके पहले महाविकास आघाड़ी सरकार थी। तो उनका कहना ऐसा कि इसमें से कई सारी जो प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने ये कबूल किया, एडमिट किया कि ये सारे उसका एक नींव वहां पे रखी गई थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है, बोले कि ये इन सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने पुश क्यों नहीं किया जी। तो मुझे लगता है कि 1-2-3 बातें फिर भी है कि एक तो जनरली जब सरकार स्थापन होती है, नई सरकार, तो नई सरकार स्थापना के बाद वाला जो अधिवेशन रहता है वो अधिवेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहता। वो एक उत्सवी स्वरूप उसका रहता है, उसका एक सेलिब्रेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो क्योंकि देखो, एक 30 से 35 दिन का अवधि लगता है जिसमें कुछ प्रश्न सबमिट कर सके, या फिर जो अपना कॉल अटेंशन, जो लक्ष्य वेदी जो रहता है, उसको भी रखने के लिए रहता है। तो ये सारी चीजों का प्रावधान इस बार नहीं हो पाया, विपक्ष नहीं कर पाई। और दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि जहां 237 एक तरफ 288 में से और 46, और उसमें से भी उनका मॉरल बहुत ये नहीं था, बहुत सुदृढ़ नहीं था। तो कई सारे लोग, अगर आपने देखा होगा तो कई सारे लोग खास करके असेंबली में आए ही नहीं। जैसे एनसीपी शरद पवार के जो 10 लोग हैं, उसमें से 10 में से 2 ही लोग, ये केवल 2 दिन थे, जितेंद्र आव्हाड और रोहित पाटिल। बाकी रोहित पवार है, जयंत पाटिल, ये सारे लोग आए ही नहीं थे। बाद में वो एक आना शुरू किया। फिर उद्धव ठाकरे जी आए और चले गए एक दिन में। तो ये जो एक थोड़ा सा मॉरल भी उनका जो है ये डाउन था। और दूसरा एक अपन ने देखना चाहिए कि बीजेपी एक बहुत सशक्त विरोधी विपक्ष करके जो है वो हमेशा उभर के आई है। जब भी हो रही, जब विपक्ष के नेता थे देवेंद्र फडणवीस जी, 2019 में उन्होंने जैसे बोला कि मैंडेट तो उन्हीं को दिया था। हालांकि वो सारी जो राजनीति में जो भी चेंज हुए और उसमें सरकार वो आई, तो तब भी आप देखिए, अगर आप याद करेंगे तो वो सरकार बैठने के बाद भी बीजेपी जैसी पार्टी जो है निराश न होते हुए, जहां एक तरफ ये पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी मीटिंग के ऊपर, शहर हो, जिलाध्यक्ष हो, जो लेवल पे उनका ये चलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन में जिस तरह से टेक्निकली बोला जाता है कि विपक्ष के लिए करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कुछ था, कुछ चीजें थी कि जहां पे बहुत सारे, जैसे कपास वाला इशू था, सोयाबीन का इशू था, ये सारे इशू छोड़ के, हाँ, या फिर आज देखो कि बिजली है, रास्ता है, जिन सारी चीजों को ये इलेक्शन में इसको उठा नहीं पाए, और जिस तरह से जनता को काफी सारी चीजों की तकलीफ उसमें हो रही है, तो उन सारे चीजों को वो उजागर कर सकते थे। वहां पे मेरे ख्याल से भास्कर जाधव ने बोला था कि आप जो रास्ते की बात कर रहे हैं
मुंबई गोवा और ये सारी चीजें, तो कोंकण से जाने वाले रास्ते में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हल्का सा उसको वो विषय उठाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि एक विपक्ष करके, एक सशक्त विपक्ष जो है, वहां पे कहीं तो भी महाविकास आघाड़ी का फेलियर है, और जिसमें नंबर की बात नहीं है, ये बात है अभ्यास करके, उस सारी चीज़ों का, उन सारी मुद्दों का अभ्यास करके, जैसे रौनक जी ने अभी कहा, जैसे मिहान है, ये सारे मुद्दे उठा सकते हैं कि भाई मिहान में क्या डेवलपमेंट हो रही है, या ओवरऑल महाराष्ट्र में जिस तरीके के उन्होंने ये किया, उस प्रोजेक्ट, एक एक प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए जा सकते थे। मुझे तो लगता है कि कुछ कुछ इश्यू जो है, जैसे अमित शाह जी का जो इश्यू उठा, तो कुछ कुछ इश्यू तो जैसे अपने ही गोल में गोल मारता है कोई खिलाड़ी, उस तरीके का एक थोड़ा सा आया था। तो ये सारे मुद्दे ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष ने ही कुछ उनको दिए कि भाई इस पे आप कुछ तो भी हो, लेकिन वो एक तरीके का आक्रामक था, क्योंकि ये कोई इश्यूज नहीं है, अमित शाह वाले इश्यूज जो है, जो उठाए गए, जो थोड़ा बहुत उसका ये हुआ, बट ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो उठाए जा सकते थे, लेकिन टेक्निकली उन्होंने उसको इस तरह से बता के एक विपक्ष की भूमिका अपन बोल सकते हैं कि बहुत प्रभावी नहीं रही। जी नहीं, मुझे यही जोड़ना है कि जब जिस वक्त 2019 में देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन बने और उनके अभिनंदन का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे ने रखा, उस वक्त जब उन्होंने भाषण किया तो उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए ही विपक्ष का है, और दूसरा कि जो संघ के इसमें या फिर बीजेपी की जो कार्य पद्धति है, रामबाबू मार्गी प्रबोधिनी में उनके वर्क होना, कैसे काम करना, लक्ष्यवेदी कैसे डाली जाती है, इशू क्या है, उसकी ब्रीफिंग लेना, कलेक्टर से मिलना, निवेदन देना, आरटीआई डालना, ये जो 4-5 प्रावधान है जिसके तहत आपको जानकारियां मिलती है, मुझे लगता है कि अभी विपक्ष में जो नेता है, जो लोग हैं, वो बहुत जल्दबाजी में है, उनको ये सब करना नहीं है। हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी देखा जब वो एकदम विधायक थे, सुधीर मुनगंटीवार जी को भी देखा, कई रात तक वो स्टडी करते थे, ऐसे ही वो सिंचाई घोटाले के आरोप नहीं लगाए। इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बाद में दिखाई होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन सदन के अंदर सुबह से रात तक, जब तक सदन खत्म नहीं होता, मैंने कई बार देखा है कि देवेंद्र जी वहीं बैठे रहते थे, विपक्ष के कई लोग उड़ भी जाते थे, लेकिन वो अकेले बैठे तो सामने प्रेशर रहता था, भले आर पाटिल हो, जयंत पाटिल हो, अजित पवार जैसे बड़े बड़े नेता, अगर देवेंद्र फडणवीस बैठे रहते थे तो कम से कम प्रेशर में रहते थे। ये मुख्यमंत्री बनने के पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो स्टडीड थे, क्या मुद्दा चल रहा है, कौन से नियम के तहत चल रहा है, ये सब जानकारी आज हम विपक्ष के लोगों को देख रहे थे। 5 बजे के पहले, मतलब सत्र खत्म होने के पहले ही शिवसेना का कोई बड़ा नेता मुझे नहीं दिखा। मुझे आदित्य ठाकरे जब मुख्यमंत्री रिप्लाई दे रहे, कम से कम वो सदन में रहना चाहिए थे, वो नहीं थे। वरुण सरदेसाई जो पहली बार जीत के आए, उनसे यंगस्टर शिवसेना के लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको वहां रहना बहुत जरूरी था कि देवेंद्र जी कैसे बात कर रहे, मुख्यमंत्री कैसे रिप्लाई दे रहे, कौन कौन से मुद्दे कौन कौन से विधायकों ने उठाए, उसका उत्तर वो कैसे दे रहे, ये सब सीखने वाली बातें। हम खुद प्रेस गैलरी में बैठ के ये सब सीख रहे कि कैसे, हमको वो राजनीति नहीं करना, लेकिन रिपोर्टिंग करना है, समझना है कि क्या स्टाइल होती है। लेकिन विपक्ष की भूमिका तो ये देखिए विकास सर, जो बात आपने उठाई कि जैसे हम संसदीय कामकाज की बात करें तो संसदीय कामकाज का अनुभव तो जो विधायक हैं या मौजूदा दौर से जो संसदीय राजनीति में हैं, उन्हें तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। 6 दिन का अधिवेशन, चुनाव के बाद में जो पहला अधिवेशन होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, ये तो सर्वविदित है, सबको मालूम है। बावजूद उसके वो इस इशू को उठा रहे थे, उसके साथ में फिर ये जोड़ा जा रहा था कि अधिवेशन टाइम पास करने के लिए लिया गया, इसकी वजह से नागरिकों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हुई। तो जो मूल मुद्दे जो 6 दिन के समयावधि में जो उठाए जा सकते थे, उससे इतर वो दूसरे ही डायरेक्शन में विपक्ष चल रहा था। उसका जो जैसे रौनक जी ने कहा कि एकदम सही है, ये इस एक तरीके का ट्रेनिंग जो है बीजेपी में, अगर आप देखें तो सालों साल से एक प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस कुछ हद तक एनसीपी शरद पवार गुट ने अपनाई थी कि जैसे विधान भवन का, जैसे विधिमंडल का अगर ये सत्र है, कोई भी बंबई में रहा या कहीं भी रहा, तो समझो 10-11 बजे से वो शुरू हो रहा है, तो 8-9 बजे उनके नेता जमकर उनकी एक मीटिंग होना, और उसके बाद में आज कौन सा इशू उठाएगा और किस तरीके से उसकी लाइन रहेगी, ये थोड़ा सा शरद पवार एनसीपी के गुट ने भी कुछ हद तक उसको अपनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सब जो है, और जैसा देवेंद्र इन्होंने कहा, मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे जी ने बोला था कि इन्होंने जो मुद्दे, जिस तरीके के मुद्दे सदन में उठाने चाहिए थे, वो मुद्दे उन्होंने मीडिया में जाके उठाए, बाहर में गए और बाहर में बोले।
हाँ, तो बाहर में भी बोले तो एक तरीके के जो जिस तरीके के इशू उन्हें उठाने चाहिए थे वो इशू वो उठा नहीं पाए। उनका कहना तो ये भी था कि वो जितना समय उन्होंने मीडिया को बाइट्स देने और मीडिया से संवाद करने में दिया है, उससे अच्छा होता कि अगर हाउस में बात करते तो कुछ ज्यादा उस पर अच्छी चर्चा हो सकती। बिल्कुल है। और अभ्यास की जो बात है ना, अभ्यास की बात जैसा इसने कहा कि अभ्यास की बात ऐसी है कि ये विधान भवन का जो लाइब्रेरी है उसमें एक बाबा वाघमारे करके हेड हुआ करते थे, अभी वो रिटायर्ड हुए, उनको कुछ ये, तो हम जब उनसे बातचीत करते थे तो वो बोलते थे कि उन्होंने नाम लेके बताया, जैसे देवेंद्र फडणवीस है, सुधीर मुनगंटीवार है, पुराने जमाने में गोपीनाथ मुंडे है, खड़से है, या कुछ हद तक नारायण राणे है, जयंत पाटिल है, दिलीप वळसे पाटिल है, तो ये लोग रात भर लाइब्रेरी में कि भाई समझो कल अगर शक्कर के ऊपर एक इशू आ रहा है तो शक्कर के इशू पे इसके पहले कौन कौन से भाषण हुए थे, क्या क्या मुद्दे रखे गए थे और अपने को क्या क्या रखना था। एक ऐसे मजाक में ऐसे बताते, आज तो गोपीनाथ मुंडे जी जीवित नहीं है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी ऐसा बोलते थे कि एक कोई मुद्दा उठाते थे, वो समझो 153 के तहत कुछ है तो वो बोलते थे कि 153 के तहत ये कितना गलत है, ऐसा बोल के बताओ देवेंद्र। हाँ, ऐसा करके देवेंद्र जी जो है, देवेंद्र जी उस मुद्दे पर निवेदन करते थे जो गोपीनाथ मुंडे जी का मुद्दा रहता था। तो लेकिन वो मुद्दा ऐसा नहीं आता था, उसके पहले उनके 8 से 10 घंटे का उनका स्टडी रहता था। और वो जब एमएलए बने, जैसे रौनक जी ने कहा कि रात तक मतलब एक मंत्री है और इधर देवेंद्र जी है या सुधीर मुनगंटीवार है, तो कई सारे उसने चीजें, रास्ता मंजूर करा लेना, तो कोई चीज मंजूर करा लेना, किसी चीज का है, एनआईटी का है, एनएमसी का इशू है, नजूल का है, ये है वो है, तो ये सारे मुद्दे वो वहां पे रिजॉल्व करके ही उसको, और उनकी एक तब ये थी कि वो फैक्स भेजते थे वो तब उस वक्त, तो एक तरीके से वहां पे बैठ के पूरा एक अभ्यासपूर्ण तरीके से उसको वहां पे रख के उसको मंजूर कराना, तो कई सारे इशू उन्होंने तब रिजॉल्व कर लिए, तो वो एक स्टडी जो बोलते हैं वो स्टडी उनका बेस बन गया था। रौनक, आप कुछ नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वाल्मीकि करार, अभी इस पूरे सत्र में अगर कोई बड़ा मुद्दा वो वाल्मीकि करार, बीड़ में जिस तरह से सरपंच की हत्या कर दी गई संतोष देशमुख की, उसके बाद जो मुद्दा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बीजेपी विपक्ष में रहती, देवेंद्र फडणवीस रहते, तो इसको रखने की स्टाइल कुछ अलग रहती, और धनंजय मुंडे मंत्रिमंडल में ना रहे, जैसे संजय राठौड़ को लेकर इतना प्रेशर बनाया था कि उद्धव ठाकरे को मंत्रिमंडल से उनको हटाना पड़ा, एकनाथ शिंदे के करीबी थे फिर भी हटाना पड़ा, वो विपक्ष की ताकत थी। यहाँ पर वाल्मीकि करार कौन है, उस पर केवल जितेंद्र आव्हाड और विपक्ष जितेंद्र आव्हाड ही, उन्होंने सिर्फ ठेका थोड़ी लेकर रखा है, बाकी विपक्ष के नेताओं ने बोलना चाहिए, आदित्य ठाकरे ने बोलना चाहिए, स्टडी चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए। इसके पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है, अगर आपके पास स्टडी रहती तो आप रेफरेंस देते कि कभी आर पाटिल ने ऐसा कहा था, तब वो ऐसा हुआ था, उस दौरान इस तरह से एक्शन ली गई थी, आज के मुख्यमंत्री क्यों नहीं ले रहे। तो आपके पास स्टडीज, डिफरेंसेस, ये होना जरूरी है। और जिस तरह से देवेंद्र जी उस भाषण को लेकर जाते थे, आप नेता विपक्ष के तौर पर, हमने खड़से साहब को भी देखा, हमने गडकरी साहब को भी सुना है, उनके भी भाषण उतने दमदार रहते थे, नारायण राणे साहब के भी नेता विपक्ष के तौर पर उतने दमदार रहते थे, लेकिन स्टडी रहती, उसमें भी शायरिया रहती थी, उसमें भी वो जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक रखना, वो सब था, मेस्मराइजिंग था वो। लेकिन आज वो फ्लेवर नजर नहीं आ रहा। तो आज तो विपक्ष का जो आप उपस्थित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज विपक्ष नंबर में भी कम है, स्टडी में भी कम है, और मतलब यही है कि इन सब मेरी तो इच्छा है कि थोड़ा सा मुझे गलत साबित लोग करे, और एक अच्छा भाषण, एक अच्छी स्टडी और इस सरकार पर अंकुश रखने का काम मीडिया और विपक्ष ने साथ में करना चाहिए, तभी वो मतलब जो हमारी लोकशाही है वो आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि मैंडेट तो बहुत अलग आ गया। उसमें अभी देखो कि अभी ऑनलाइन हुआ है। आज जैसे स्पीकर ने, राहुल नार्वेकर जी ने बार बार वो बताते रहे कि आप एक क्लिक पे देख सकते हैं, आज सारी चीजें आ गई है। मतलब अगर कोई भाषण चल रहा है तो वो भाषण अगर चल रहा है तो वो तुरंत उस पे देख सकता है कि मेरा कौन सा मुद्दा है, सही है, इसे वहीं पे तुरंत देख के वो ये कर सकता है। विपक्ष के मुद्दे को आपने छेड़ दिया, मैं विपक्ष की भूमिका को ही आपसे थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करूंगा कि विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मैंडेट आया
विदर्भ के रीजन की अगर हम बात करें तो विदर्भ में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को बूस्ट मिला, महाविकास आघाड़ी के कई जो कैंडिडेट्स वो जीते, तो उस समय का कॉन्फिडेंस और फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से स्थिति रही, तो विपक्ष की इन दोनों चुनावों में या इन दोनों चुनावों को लड़ने की जो भूमिका रही उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि अब नाना पटोले, नितिन राउत, विजय वडेट्टीवार, मोटे तौर पर कांग्रेस के ये तीन बड़े नेता जो हैं वो विदर्भ में बचे हुए हैं और उन्हें लड़ाई लड़ना है नागपुर के ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, तो ये कितना कारगर साबित हो सकते हैं? और विपक्ष का कमज़ोर होना एक तरीके से विदर्भ के लिए भी थोड़ा सा अन्यायकारक हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मजबूती तो मिलेगी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, लेकिन विपक्ष के कमज़ोर होने की वजह से भी विदर्भ को नुकसान हो सकता है? विदर्भ को नुकसान होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो विपक्ष में कांग्रेस थी, कांग्रेस का ये पुराना मजबूत गढ़ रहा है। और जो नैरेटिव जिसका जिक्र लगातार देवेंद्र फडणवीस कर रहे, उनको भी जब तीसरा फेज निकल गया तब उन लोग के ध्यान में आया कि बहुत गड़बड़ चल रही है, विदर्भ में गड़बड़ हो गया, हाथ से चुनाव निकल रहा है। उस दौरान उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरे इलाके में जातीय समीकरण ऐसा है कि जो संविधान का इशू था वो यहाँ पर क्लिक हो गया और जिससे कांग्रेस को यहाँ फायदा हो गया। लेकिन वो मोमेंटम बनाने में कांग्रेस के नेता कामयाब नहीं रह पाए। अपनी गलतियों को बीजेपी ने सुधारा, पकड़ा और दूसरे ही दिन से काम पर लग गए। फिर चाहे जो केंद्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अलग अलग लगभग 237 ओबीसी के छोटे छोटे समाजों के साथ बैठक की। आखिरी दौर में हमने देखा होगा कि कई सारे कैबिनेट के फैसले ओबीसी समाज के अलग अलग मंडल बनाने के लिए कैबिनेट पे फैसले लिए गए, तो उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई। और जो मराठा ओबीसी जो ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा था उसका फायदा भी उन्होंने लिया और मुख्य तौर पर विदर्भ में भी उसका फायदा देखने को मिला है। अब नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, नितिन राउत, इन तीनों की अगर बात की जाए तो एक मजबूत ऐसे नेता है। देवेंद्र फडणवीस की कार्य पद्धति को भी जानते हैं, लेकिन इन तीनों पर ही जिम्मेदारी है कि अगर अंकुश रखना है तो स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो कि वाकई में यहाँ के लोगों के से जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जिससे लोगों का कोई लेना देना नहीं, ऐसे अगर मुद्दे उठाए तो केवल मीडिया में रहेंगे, हेडलाइन जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर जो है वो होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। विपक्ष ने बहुत ज्यादा समय अपना ईवीएम पर भी जाया किया या इन्वेस्ट किया, आप क्या लगता है आपको? एक्चुअली आप अगर देखें ना तो विधानसभा चुनाव के अगर प्रचार पे अगर आप नजर डालें तो ऐसा लगा कहीं तो भी कि महायुति ने उनकी दिशा को तहस नहस कर दिया है। तो वो दौर पूरी तरह से जारी रहा। जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाने चाहिए थे वो आखिर तक उन्होंने उठाया नहीं, और एक ईवीएम को एक लेकर बहुत कमजोरी की तरह से वो काम करते रहे। और मुझे लगता है कि जैसा रौनक जी ने कहा कि एक स्टूडियस अप्रोच इसमें, कि आप समझो मान लो कि एक ईवीएम का मुद्दा अगर उठा रहा है तो आप देखिए कि किसी भी सदस्य ने ईवीएम के ऊपर मैं टेक्निकली समझाना चाहता हूं, ऐसा किसी ने भी बोला नहीं टेक्निकली कि क्या ईवीएम घोटाला। जैसे फडणवीस साहब ने उनके राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर जब रिप्लाई में कहा कि अभी ईवीएम रहा ही नहीं, अभी वीवीपैट है, तो वीवीपैट में तो कोई गड़बड़ी की यही नहीं है, वो तो सीधा रिसीट निकलती है उसकी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको आरोप करना है तो आरोप करते वक्त आपको एक स्टूडियस अप्रोच जो है वो आपको स्टूडियस अप्रोच होना चाहिए। ईवीएम को आप टेक्निकली समझाओ। हाँ, और कहीं तो भी वो उनका ये हो गया कि जैसा इन्होंने कुछ किया तो उसके खिलाफ, जैसे संविधान की बात हो गई या तुम्हारा मोदी जी के नेतृत्व की बात हो गई, तो बहुत ऐसे कमजोर मुद्दे इन्होंने उठाने की कोशिश की। लेकिन कमजोर मुद्दों की भी बात नहीं, मैंने जैसा कहा कि एक बेस आप लेकर उसको एक प्रहार करना चाहिए। वो कहीं और ये भी थोड़ा सा दिखाई दिया कि आमतौर पर शीतकालीन अधिवेशन हम तो लंबे समय से कवर करते आए हैं, तो पहले होता ये था कि विपक्ष को बहुत ज़्यादा मीडिया में स्पेस मिलती थी, लेकिन अब का दौर ये है कि सत्ता पक्ष ज़्यादा स्पेस ले लेता है, विपक्ष अपना स्पेस को थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है, ये भी स्थिति है। रौनक, आपके पास में आना चाहूँगा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। जो विदर्भ से जो मंत्री बनाए गए हैं उन पर तो हम बातचीत करेंगे अगले सवाल में, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सुधीर मुनगंटीवार बड़ा ओबीसी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है।
कई महत्वपूर्ण विभागों को उन्होंने देखा है। इसको किस तरीके से देख सकते हैं? इसको देवेंद्र फडणवीस की राजनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए या विदर्भ के नुकसान के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि बतौर मंत्री उनका काम भी बहुत बेहतरीन रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, देखिए, बतौर मंत्री तो उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए। सबसे बड़ा प्रयोग मेरे को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख को लंदन के म्यूजियम से यहाँ लाना आसान नहीं है। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज थी कि अब तक कई बार केवल इस पर चर्चा ही होती रही, जो सुधीर बाबू ने करके दिखाया। वंदे मातरम कहना फोन उठाकर, ये जो उनकी, जब वो शिंदे की सरकार बनी, मंत्री बने, तो इस तरह के नए काम करने के लिए सुधीर मुनगंटीवार जाने जाते रहे। जब वो इसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनके साथ वन विभाग यानी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी। बाम्बू में किस तरह से उन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की, उनके जिले में ही कई इंस्टीट्यूट बनाए, लोगों के हाथ को रोजगार दिया। तो काम करने के मामले में, अभ्यास करने के मामले में, मुद्दे रखने के मामले में, भाषण करने के मामले में सुधीर बाबू 100 में से 100 नंबर ही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कैबिनेट में उनको जगह क्यों नहीं मिली? मुझे लगता है कि जो देवेंद्र जी ने जो जवाब दिया और उसी पे फिलहाल कायम रहना चाहिए कि हो सकता है उनके लिए पार्टी ने कोई नया रोल ढूंढा होगा, तो कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर हम चर्चा जरूर कर पाएंगे या मैं कुछ कह पाऊंगा कि वाकई में उनके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। लेकिन अगर विदर्भ के लिए अभी की मौजूदा स्थिति में देखें तो सुधीर मुनगंटीवार का कैबिनेट में ना रहना खास तौर से पूर्व विदर्भ के लिए और पश्चिम विदर्भ के लिए भी थोड़ा सा निश्चित तौर पर नुकसानदेह होगा, क्योंकि उनका अनुभव, उनकी विजन, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुनगंटीवार, ये तीनों ही विदर्भ के विजनरी नेता है और सुधीर बाबू का कैबिनेट में ना रहना थोड़ा सा नुकसान होगा। अच्छा, मंत्रिमंडल जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें विदर्भ का प्रतिनिधित्व आप किस तरीके से देखते हैं? कई ऐसे नेता हैं राज्य भर के जिनके पास में अच्छा पोर्टफोलियो था, लेकिन अब थोड़ा सा उससे डाउनग्रेड में वो आ गए हैं। लेकिन नागपुर के जो दो मंत्री हैं उन्हें बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मिला है, चाहे वो रेवेन्यू के तौर पर चंद्रशेखर बावनकुले साहब हो या कि फिर आशीष जायसवाल साहब हो, राज्य मंत्री के तौर पर उनके पास में मंत्रालय बहुत बेहतरीन है। तो ये किस तरीके से, एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने क्या सोच के इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए न केवल अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया होगा बल्कि विभागों का आवंटन किया होगा? नहीं, मैं विदर्भ के स्पेसिफिक जो आपने सवाल पूछा उस पर ही केवल छोटा सा जवाब देता हूँ। चंद्रशेखर बावनकुले 5 साल पहले उनकी टिकट काट दी गई थी, पार्टी के साथ बने रहे, अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, लोकसभा में थोड़ा परफॉर्मेंस कम, लेकिन विधानसभा में सूद समेत पार्टी को लौटा दिया, उसका इनाम उनको मिला है। इसलिए राधाकृष्ण विखे पाटिल से ऊपर की जगह जी उनको दी गई है। विखे पाटिल को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन जल संपदा के 2 विभाग कर दिए गए, तो बहुत पावरफुल रहेंगे ऐसा नहीं। अब वो गार्जियन मिनिस्टर ने पालक मंत्री कहा के बनते, उसके ऊपर उनके राजनीतिक भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं तय होगा। दूसरा, विदर्भ की अगर बात की जाए तो आकाश फुंडकर को कैबिनेट बनाया गया है। लेबर जैसे डिपार्टमेंट की उनके पास जिम्मेदारी रहेगी, बहुत बड़ा विभाग है। अगर इस पे सही तरीके से, पिछली बार सुरेश खाड़े के पास था, लेकिन अगर इस पे सही तरीके से काम किया जाए तो एक अच्छा नाम आकाश फुंडकर अपने लिए कर सकते हैं। और 2.5 साल के बाद तो निश्चित तौर पर सभी का रिपोर्ट कार्ड, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2.5 साल के बाद उस रिपोर्ट कार्ड को हम देखेंगे कि इसने कैसा काम किया। तो अगर अपने आप को ठीक कराना है, कंटिन्यू करना है, तो 2.5 साल बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी इमेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे, इंद्रनील नाइक एक यंग चेहरा है एनसीपी का, अजीत पवार के साथ रहे इतने सब संकट में भी और अच्छी मार्जिन के साथ वो चुनाव जीते हैं। राज्य मंत्री भले ही उन्हें बनाया गया, लेकिन जो पोर्टफोलियो दिए तो काम करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो अपने पिता की तरह महाराष्ट्र में नाम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और उनका भी भविष्य जो है मुझे उज्जवल दिख रहा है। और एक बड़ा उनके साथ में राजनीतिक संजय राठौड़ को पिछले बार जिस तरह का मंत्रालय दिया गया था, इस बार उतना उनके पास बहुत कुछ काम करने के लिए रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। उनका कैबिनेट में आना भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था शुरुआत में, जिस तरह की चर्चा हो रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भरोसा उन पर दिखाया है। देखना होगा कि ये भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं। पंकज भोयर, इसमें 2 मंत्री और है, जैसे पंकज भोयर है, अशोक उइके है, तो पंकज भोयर, आशीष जायसवाल भी है, आशीष जायसवाल है। आशीष जायसवाल को भी सिर्फ एक ही है कि आशीष जायसवाल को एक काफी लोगों को आश्चर्य हुआ कि आशीष जायसवाल जो 5 बार चुने जा चुके हैं, कैबिनेट मंत्री तो उनको ऐसा बोल रहे थे कि कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था उनको।
तो अशोक उइके को जैसे ट्राइबल मिनिस्ट्री दी है, और इस बार धर्मरा बाबा आत्राम या फिर गावित है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उनको दोनों को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और पंकज भोयर को भी अच्छे पोर्टफोलियोज दिए हैं, जैसे ये रूरल है अपना, ये है होम का जो रूरल दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जितना समर्थन विदर्भ ने महायुति सरकार को दिया है उतने मंत्री थोड़े से कम हुए, ऐसा लगता है क्या? जैसे भंडारा गोंदिया से कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, फिर इधर वर्धा में से है, चंद्रपुर से कोई नहीं है, हाँ, अमरावती से कोई नहीं है, हाँ, फिर उधर कैसा यवतमाल में जैसे अशोक उइके है, संजय राठौड़ है, इंद्रनील नाइक है, 3 वहीं के दे दिए। लेकिन वो तीनों पार्टियों के अलग अलग है। बराबर है। सातारा में भी यही हुआ, सातारा में भी बहुत सारे 5 लोगों को मिला, सांगली में किसी को नहीं मिला। लेकिन पिछले बार भी हमने देखा था कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट में कोई मंत्री नहीं दिया था, तो ऐसा होता है। लेकिन जो आपने एक सवाल पूछा उसको जस्ट जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आशीष जायसवाल को क्यों नहीं दिया गया। तो जो मुझे लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि 3 कैबिनेट मंत्री एक ही जिले में हो जाते हैं, शायद ये बैलेंस बनाने के लिए आशीष को। लेकिन आशीष जी को जो विभाग दिए, मतलब फाइनेंस राज्य मंत्री आपको दिया गया है, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसके मतलब प्लानिंग आपके पास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इसमें अगर अजीत पवार के साथ उन्होंने मिलकर काम किया तो महाराष्ट्र का कैनवास कितना बड़ा है ये समझने में, उनका अनुभव नहीं और बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं वो भी एक है। और पॉलिटिकली देखो, पॉलिटिकली रामटेक में जैसे बीजेपी का काफी विरोध रहा उनकी टिकट को लेकर, तो उनको आखिर मिनिस्ट्री देना ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, वो चाहे राज्य मंत्री हो या कुछ भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आशीष जायसवाल एक बहुत स्टूडियस ये माना जा रहा है। और दूसरा देवेंद्र फडणवीस जी का वो बहुत, हालांकि वो शिवसेना में है, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस जी का अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होंगी शपथ विधि जब हुआ, तो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने उसके पीठ पर हाथ तक रखकर गले लगाया, तो वो एक चीज है। जैसा रौनक जी ने कहा, तो राज्य मंत्री बने लेकिन पोर्टफोलियो उनको अच्छे मिले हैं। और एक जैसे मुनगंटीवार जी को कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना जरूरी था। मुझे लगता है कि मुनगंटीवार जी का मंत्री नहीं होना ये एक थोड़ा विदर्भ के लिए ये है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी की सोच जो है, वो सोच को तो मतलब 100 सैल्यूट है, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने एक सेकंड लीडरशिप को मतलब हर पार्टी में, हर इसमें एक सेकंड लीडरशिप को अपन बोलते हैं कि उसको बढ़ावा देना चाहिए, तो एक सेकंड लीडरशिप का एक विचार है। और जैसा उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ मुनगंटीवार जी के लिए जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। जी रौनक, आपके पास आना चाहूँगा। अब सवाल से हम थोड़ा सा हमारी जो अब तक की चर्चा चल रही है उससे हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। नागपुर और विदर्भ के विकास या राज्य के विकास के तौर पर हम देखते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है सवाल का विदर्भ को लेकर है। 2014 से 2024 विदर्भ क्षेत्र में के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में 2014 से 19 और 2019 से फिर 2.5 साल और फिर उसके बाद में एक बार और ज़बरदस्त कमबैक करके देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना, तो आने वाले 5 साल किस तरीके से विदर्भ के लिए रहेंगे और जो बीता हुआ समय है वो किस तरीके से रहा है, उसका अगर आप थोड़ा सा विवेचना प्रस्तुत करके अगर बता पाएं। मैं एकदम थोड़े इस पर बताऊंगा क्योंकि विकास सर इसमें ज्यादा अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है मैं 2 भागों में इसको देखता हूँ। पहला कि विदर्भ की अगर बात की जाए तो पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ, 2 भागों में डिवाइड कर इस पर बात करते हैं। नागपुर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी का मुख्यमंत्री 2014 से 19 और उसी समय केंद्र में मोदी की सरकार, नितिन जी यहाँ पर आना, नितिन जी के पास न केवल हाईवे, पोर्ट और बाकी जैसे मंत्रालय भी थे, जिसकी वजह से इस इलाके में कई अलग अलग हेड्स के तहत बहुत सारे फंड आए, कई बड़े बड़े राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुल गए, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम तैयार करना है यहाँ पर, मतलब इकोसिस्टम HR वाला यानी ह्यूमन रिसोर्स वाला, उसको इकोसिस्टम बनाने का काम किया है। उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, आपने यहाँ पे मेट्रो बना दिया, आपने बड़े रास्ते बना दिए, आपने यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ला दिए, ये सब करने का काम उन्होंने किया। और उसके अलावा नागपुर कैसे ग्रीन सिटी बन रही है ये भी दिखाने का काम किया गया है। तो पहले जो 5 साल थे उसमें नागपुर का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मुझे लगता है अब ये जो टेन्योर है इस थोड़ा बैलेंस उनको करने की यहाँ पर बहुत जरूरत है कि पश्चिम विदर्भ, और मुझे लगता है ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए रहेगा। 2029 में अगर बीजेपी को
100% 288 सीटों पर चुनाव लड़ना है अकेले के दम पर, आज भी बीजेपी की ताकत है। क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी कई उनके सहयोगी दलों को अगर उम्मीदवारों की जरूरत पड़ी तो खुद देवेंद्र फडणवीस के करीबी को ही टिकट जो है वो देना पड़ा। मतलब 7 से 8 एकनाथ शिंदे के ऐसे विधायक जो जीत कर आए वो देवेंद्र जी ने दिए हुए। वहीं अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार की बात की जाए तो उसमें भी 3-4 आराम से है। तो 288 सीटों पर चुनाव अगर उन्हें अकेले के दम पर लड़ना है तो विदर्भ उनके लिए मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र जी बहुत कैलकुलेटिव खेलते हैं हमेशा, तो इस बार उनका फोकस ये पश्चिम विदर्भ ज्यादा रहेगा। और शायद इसलिए आकाश पुनकर जैसे एक यंग को वहां से कैबिनेट मंत्री पद दिया गया है और उसका फायदा वो ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुल्ढाना विदर्भ का ऐसा द्वार है जिसके बाद आगे खानदेश शुरू होता है, मराठवाड़ा खानदेश शुरू हो जाता है। और पश्चिम विदर्भ के जो लोग हैं उनका थोड़ा बहुत ये ऐसा आरोप भी है, आरोप नहीं भी हो तो कहना भी है कि सीएम साहब ने नागपुर की तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो अब हो सकता है कि रौनक भी बात क्योंकि नागपुर अगर उस वक्त डेवलप नहीं होता ना, कैसा है कि आपको यहाँ ये एक बड़ा शहर है, इसको डेवलप करना, क्योंकि आसपास के लोग पुणे या मुंबई ना जाए, वो नागपुर में आए काम करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की ताकत बढ़ाना जरूरी था, तो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन और काफी कुछ होना बाकी है, वो तो करेंगे, उनके प्लान है ही। लेकिन मुझे लगता है अभी पश्चिम विदर्भ ये फोकस होना चाहिए। अच्छा रौनक, एक सवाल आपसे और है कि हम लोग भी बीते दिनों शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई में थे। देवेंद्र फडणवीस को बतौर मुख्यमंत्री मुंबई कैसे स्वीकार करती है, मुंबई के लोग किस तरीके से स्वीकार करते हैं? नहीं, मेरा तो बहुत एकदम आप नागपुर के हैं तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, मुंबई में रिपोर्टिंग भी मेरा बहुत क्लियर व्यू पहले से रहा है। और मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि देवेंद्र जी मुंबई के ही नेता है, वो महाराष्ट्र के तो स्वाभाविक है, लेकिन मुंबई ने उनको मतलब कहते हैं ना दोनों हाथ खोलकर अपना लिया है। वो मुंबई मतलब एमएमआर रीजन में देवेंद्र फडणवीस बहुत पॉपुलर नेता है, और उनसे ज्यादा पॉपुलर बीजेपी में मुझे एमएमआर रीजन में कोई नेता नहीं लगता है। जी विकास सर, आपके पास मैं आऊँगा। आपके पास से थोड़ा सा सवाल जो है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की चर्चा हम कर रहे हैं, तो विदर्भ क्षेत्र से अब तक देवेंद्र फडणवीस को अगर मिला लिया जाए तो 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। इन 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं, और विदर्भ को सबसे ज़्यादा किसने दिया? अगर ये हमें तुलनात्मक रूप से अगर निकालना हो तो आपका क्या एनालिसिस रहता है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? नहीं, जैसे कन्नमवार अपने यहाँ पे मारोतरा कन्नमवार जो है, जिसको दादा साहब कन्नमवार भी बोलते थे, ये अपने पहले मुख्यमंत्री थे जो विदर्भ से और नागपुर से थे। वो नागपुर से 2 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें अभी देवेंद्र फडणवीस जी और पहले कन्नमवार। दूसरे जो वसंतराव नाईक जो सबसे ज्यादा काल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, जो रिकॉर्ड आज भी तोड़ा नहीं गया है। बाद में उनके ही भतीजे जो सुधाकर राव नाईक है ये मुख्यमंत्री बने, और देवेंद्र फडणवीस जी चौथे मुख्यमंत्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तरीके की जागृति, जिस तरीके की अभी जैसा रौनक जी ने बोला कि पश्चिम विदर्भ, पूर्व विदर्भ, ये सारा जो है कि विदर्भ को कौन क्या देगा। अभी क्या था कि ये तीनों मुख्यमंत्री जब थे, हाँ, तो जैसे बोलते ना कि ये बोलते कि डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार लाई तो स्टेबिलिटी मिलेंगी। अब जैसे महायुति की सरकार आई तो कई सारे ऐसे लोग जो थे कि जो महायुति के वोटर्स नहीं थे उतने पैमाने पे, लेकिन उनका कहना ऐसा है कि महायुति स्टेबिलिटी दे सकती है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। तो ये जो विश्वास है, मुझे लगता है ये विश्वास की नींव पहले डाली गई थी गडकरी जी ने, जब वो 1995 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ऐसी थी तब कि बहुत ऐसी ल्यूक्रेटिव नहीं थी वो। तो वहां से जो उन्होंने, और जैसा रौनक जी ने कहा कि उन्होंने भी बंबई से विकास शुरू किया। बंबई में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 55 ब्रिज उन्होंने फ्लाईओवर बांधे थे। तो फ्लाईओवर की कंसेप्ट ही उन्होंने लाई वहां पे। और उसके बाद में 2014 में तो बूम आया। तो एक जो तब भी डबल इंजन की सरकार थी, जब सुधाकर राव नाईक थे, वसंतराव नाईक थे, ये सारे लोग थे। लेकिन क्या था कि ये तीनों मुख्यमंत्री, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये थोड़े बंबई या पश्चिम महाराष्ट्र के प्रभाव में थे। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस ऐसा मिलकर जब आए, तब इनकी सोच छोटी नहीं थी। ये जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में बाकी लगी जगह के जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे विलासराव देशमुख हो, अशोक चौहान हो, पृथ्वीराज चौहान हो, इनके जैसी सोच इनकी नहीं थी। इनके जमाने, ये पिछले वाले मुख्यमंत्रियों के जमाने में जो हमेशा आरोप किया गया है कि सापत्न, यानी जिसको बोलते कि
जो सौतेला जो है, सौतेली ट्रीटमेंट हमेशा विदर्भ को मिली। लेकिन देवेंद्र फडणवीस हो या गडकरी जी हो, इन लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत एग्रेसिव टाइप का नेतृत्व महाराष्ट्र को दिया है। तो उनकी सोच विदर्भ तक उन्होंने सीमित नहीं रखी, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का विकास देखा। उन्होंने बंबई का भी विकास किया, उन्होंने पुणे का भी किया। आज एक जैसे उन्होंने बोला कि मराठवाड़ा और जालना ये अगले तुम्हारे इंडस्ट्री मैग्नेट रहने वाले हैं, मतलब जैसे औरंगाबाद है या ये है जालना है, छत्रपति संभाजीनगर, जिसको छत्रपति संभाजीनगर और जालना ये अगले इंडस्ट्री मैग्नेट है। तो उसी तरह से गढ़चिरौली ये स्टील सिटी बन रही है, ये भी उन्होंने किया है। बम्बई में भी उन्होंने सब जगह पे जो सारी जगह से उन्होंने जो एक क्या बोलते हैं डेवलपमेंट का प्लान किया, पोर्ट्स है, ये है, वो है। फिर उन्होंने जैसे एक सर्वसमावेशक जैसे जल गंगा, नल गंगा, पैन गंगा, तो ये पानी का जो है कि सारी महाराष्ट्र की भूमि ये सुजलाम सुफलाम बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव थॉट जो सर्वसमावेशक बोलते हैं ना, ये दृष्टि, हाँ, चूंकि देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर के हैं तो उनके प्रति तो प्यार है ही, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिक अप्रोच से बोल रहा हूँ कि ये चारों मुख्यमंत्रियों में से जो दृष्टि और जो विजन देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया, वो शायद इन ये तीनों वो देने में असफल रहे। उनके पॉलिटिकल रीजंस कुछ भी रहे वो उस वक्त, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद में मोदी जी की भी सरकार आई केंद्र में, और उनकी योजनाओं का ऑब्वियसली आप देखिए कि राज्य में अगर कोई योजनाओं को अगर अच्छी तरह से उसको कार्यान्वित कराना है तो केंद्र की मदद की बहुत जरूरत होती है। तो लेकिन ये कहीं हावी नहीं होने दिया उन्होंने, मतलब केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य को देकर महाराष्ट्र को, जैसे उन्होंने बोला कि गुजरात लेके जा रहे हैं, गुजरात लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्नाटक से इन्होंने लाया, जो टोयोटो प्लांट जो है वो कर्नाटक से लाया, और गुजरात को जा रहे हैं ऐसा कहीं भी हुआ नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने 47 टाइप के नए प्रोजेक्ट्स लाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सर्वसमावेशकता, और आज मिहान में जो आ रहा है कि पतंजलि का पूरा, पतंजलि अभी काम शुरू करेगी अपना, मेट्रो अपने यहाँ पे आई है, यहाँ पे पानी हो, बिजली हो, जिस तरह के अलग अलग प्लांट, जैसे कोराडी में अलग एक ये आ रहा है प्लांट। तो मुझे लगता है कि विदर्भ और पूरा महाराष्ट्र एक बहुत एक सूझबूझ से साथ, एक दूरदृष्टि के साथ अगर देने में अगर कोई कामयाब रहा है, तो मैं रेट करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ये चारों मुख्यमंत्री में एक दमदार मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से दिया वो चाहे विदर्भ को दिया ही उन्होंने भर भर के। प्रोफेसर रौनक जी ने कहा तो वो पश्चिम विदर्भ के लिए भी उन्होंने प्लान तैयार किया। आज जैसे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में जो है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि इनको एक हाथी बोलते हैं, सफेद हाथी बोलते हैं, कि ये लोग रिसर्च करते हैं लेकिन उसका फायदा एक्चुअली नहीं होता है। तो इस हाथी को जगाने का काम जो है ये देवेंद्र फडणवीस जी के जमाने में हुआ। अमरावती में एयरपोर्ट आ रहा है, जिस तरह से अमरावती में अभी एयरपोर्ट बस DDC ये कि सिर्फ मान्यता मिलनी बाकी है, लाइसेंस, पूरा एयरपोर्ट बन के तैयार है। फिर उन्हें टेक्सटाइल पार्क को अपैरल पार्क में भी, मतलब उसको और थोड़ा सा डेवलप करने में, तो मुझे लगता है बुल्डाना में टूरिज्म का ये किया है। जैसे बुल्डाना मराठवाड़ा से लग के है, तो हमेशा उसमें एक रोष रहा कि हम विदर्भ में नहीं आएंगे, हम मराठवाड़ा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे पिछड़े राज्यों का विकास करने में ये चारों मुख्यमंत्री में जो विदर्भ के थे, इसमें देवेंद्र फडणवीस एक बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री करके रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी लगता है कि समय के साथ देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से अपने आप को खुद भी बदला है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बदला उनकी सोच भी 10 साल के पहले 2014 वाले देवेंद्र फडणवीस जब जो कहीं भी किसी भी मिनिस्ट्री का अनुभव नहीं होने के बावजूद उनको वो मुख्यमंत्री बने, उनको सार ठहराया। ये पहली बार हुआ कि 5 साल मुख्यमंत्री, वो भी उद्धव ठाकरे जी के साथ में ये करना। रौनक जी ज्यादा अच्छे जानते हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ, उन्होंने वो उनके संबंध भी है, बंबई में वो कई बार बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ रह के 5 साल सरकार चलाना पिछले कई सालों में ये हुआ नहीं था, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने करके बताया। तो मुझे लगता है अभी तो उनका नेतृत्व जो है, जो उन्होंने बोला था कि मी पुनः येईन, और उन्होंने आके बताया और मुख्यमंत्री बन के बताया, तो बहुत ताकतवर, ये एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट, पावरफुल स्टेबल गवर्नमेंट, और उनकी राजनीतिक छवि भी जो है वो बहुत ज्यादा उभरी हुई है। रौनक, आपके पास आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस को मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की राजनीति का एक तरीके से चाणक्य कहा जाता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अब के जो देवेंद्र फडणवीस को देखा जा रहा है कि वो अपने पेट का पानी भी नहीं हिलने देते हैं, कि मतलब वो ना उनके हाव भाव से, ना उनके बात करने के लहजे से आप ये पता ही नहीं
चल सकता है आपको कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आपसे ये जानने समझने की मैं कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी विक्ट्री मिली महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी जीत मिली, देवेंद्र फडणवीस उसके नेता के तौर पर उभरे, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी लगभग तय था। नागपुर और विदर्भ में तो ये माना ही जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक संयोग ये भी है कि उनको लेकर लगातार चर्चाएं चलते रहती हैं। कभी वो केंद्र में वित्त मंत्री बनने की चर्चा वो उनकी उड़ जाती है, कभी वो अध्यक्ष बनेंगे ये भी चर्चा उड़ जाती है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं। फिर भी सरकार के गठन में जिस तरीके से चीज़ें चली और जितना उसमें समय लगा, ये समय क्यों लगा होगा? क्या कुछ मुंबई में उस समय चल रहा था? क्योंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई में बहुत लंबे समय तक मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शीतकालीन अधिवेशन के दौरान मंत्रिपरिषद का शपथ जो है एक दिन पहले हो रहा है, विभागों का आवंटन अंतिम दिन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा या क्या सोच रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस? नहीं, सरकार बनने में इतने समय लगना ही था। अगर एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री थे तो उनको उस रोल से दूसरे रोल में डालने के लिए वो एक नर्व टेस्ट करना पड़ता है। वो नर्व टेस्ट करने का काम बीजेपी ने किया। जो प्रेशर उन पर बिल्ड होता रहा, नंबर बीजेपी के साथ थे, वो प्रेशर बिल्ड होने दिया। खुद एकनाथ शिंदे को सामने आकर कहना पड़ा कि जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह फैसला लेंगे वो उनकी पार्टी को मंजूर रहेगा। उसमें जो समय लगा, उसके तुरंत 2 दिन के बाद उनके बयान के दूसरे दिन दिल्ली गए। वो फोटो आया जिसकी सब राह देख रहे थे, तीनों चारों एक साथ। हालांकि उस फोटो में से एक फोटो का बहुत एनालिसिस हुआ कि वो नाराज है, तो स्वाभाविक है कि फोटो तो कई तरह के निकलते, लेकिन कौन सा क्लिक करके बाहर पब्लिश कराया उस पर भी खबरें बनी। वो समय देना जरूरी था। और मुझे लगता है मार्गशीर्ष महीना वो 3 तारीख से शुरू हो रहा था, उसकी राह बीजेपी देख रही थी। बीजेपी थोड़ा सा पंचांग ये सब पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उसका इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही मार्गशीर्ष महीना की 5 तारीख आई तो उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। उनके जितना भव्य, मुझे याद है कि 2014 में जिस वक्त वानखेड़े में शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद जब बहुमत सिद्ध करना था तो आर पाटिल ने एक भाषण किया। अध्यक्ष को लेकर भाषण था, हरिभाऊ भागडे अध्यक्ष बने थे। मराठी में उन्होंने ऐसा कहा की मुख्यमंत्र्यांचा भव्य सोहळा म्हणे त्या वानखेडे स्टेडियम मध्ये झाला, आमचा झाला असता तर लोकांनी आम्हाला अरबी समुद्रात बुडवलं असतं। अध्यक्ष म्हणे तुमचा एवढं सगळं जबरदस्त केलंय, तुमचा कमीत कमी अध्यक्षपदाचा सोहळा आझाद मैदानामध्ये झाला पाहिजे। तो मला ते मेरे को याद आ गया आझाद मैदान उस वक्त कि इस बार आझाद मैदान में फडणवीस जी ने शपथ ली। और ये भी तय था कि ये 3 ही लोग लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे, इतना बड़ा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री में इतनी देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि शाम को वो होना था। 5:26 के बाद का ही मुहूर्त था, क्योंकि वो मार्गशीर्ष महीना का वो समय तय किया गया था कि इसके बाद ही लेना है। तो हमने देखा कि स्टेज पर भी प्रधानमंत्री 5:26 के बाद ही आए और तुरंत हुई, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था। इस समय जल्दी सूर्यास्त होता है और प्रधानमंत्री एसपीजी की तरफ से जो बताया गया था कि बहुत ज्यादा सूर्यास्त के बाद रुकेंगे नहीं, तो उनको जाना भी था। तो ये भी तय था कि 3 ही लोग लेंगे। हाँ, एकनाथ शिंदे को लेकर सस्पेंस बना था, पर मेरा ये पहले से ही मानना था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे, और उन्होंने खुद बयान दिया था कि जो मोदी जी और अमित शाह जो तय करेंगे मुझे मान्य है, ऐसे में संभव ही नहीं था कि वो आ रहे और एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे। तो ये तय था। लेकिन ठीक है, कुछ बातें उनको भी दिखाना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं की, मैंने इतनी जल्दी लूज नहीं किया मैदान, मैं भी डटा रहा। और आज हम जो पोर्टफोलियो देख रहे, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, ये दोनों एकनाथ शिंदे के पास, तो उनको जो पाना था उन्होंने पा लिया है। अभी महानगर पालिकाओं के चुनाव है, ये 2 ऐसे मंत्रालय है मुंबई और पुणे में, हाउसिंग डिपार्टमेंट अपने पास रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो। और एक तस्वीर जो है वो शपथ ग्रहण की, वो भी बहुत वायरल हुई थी कि मोदी झुककर जनता को प्रणाम कर रहे हैं और पीछे देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए हैं। मुंबई शपथ ग्रहण की वो भी बहुत वायरल हुई थी। आप कुछ नहीं, उसमें सिर्फ उसमें मुझे एक चीज कहनी है कि जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो ये हो गया, जो ग्रैंड एकदम सोहरा बोलते हैं उसको, वैसे ही अभूतपूर्व स्वागत, यानी मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने बाकी लोगों से बातचीत की, ऐसा स्वागत जो देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में हुआ इस बार, ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि गडकरी जी का हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, एक चीज ऐसी थी कि मतलब मैं नाम लेके बताता हूँ कि मोहन मते को होर्डिंग के लिए जगह नहीं मिली।
एयरपोर्ट पे। ये स्थिति आई थी कि होर्डिंग भी 3-3, 4-4 दिन पहले से लगे हुए थे। उनके घर के पास 2014 में उनके घर के पास जो उनका त्रिकोणी पार्क है वहां पे भी स्वागत नहीं होता। इस बार लोगों ने जब से उनका नाम की चर्चा शुरू हो गई उस दिन से लेकर, तो मेरे ख्याल से कुछ 1 या 2 तारीख को ऐसा कुछ ये शुरू हुआ था दौर, और तब से लेकर कि लगभग तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना, तो पूरे घर में, पूरे उनके जो घर थे आजू बाजू के, सब जगह पे लाइटिंग लगी हुई थी। और ये तभी लग रहा था कि जैसा मैंने यूसीएन पे बोला भी था मेरे ख्याल से 29 या 30 नवंबर को, कि बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस के सिवा पर्याय नहीं है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो प्रयोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ या राजस्थान में हुआ, वो प्रयोग यहाँ होना कतई पॉसिबल नहीं है कि यहाँ की राजनीति को हैंडल करने वाला आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल एक ही नेता है, वो है देवेंद्र फडणवीस। नहीं, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने एनालिसिस में भी कई बार बताया मैंने कि शिवराज सिंह चौहान 20 साल मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस, पार्टी कभी भी किसी में इन्वेस्ट करती है, उसको नेता बनाती है। 10 साल पहले पार्टी ने तय किया कि देवेंद्र, गोपीनाथ मुंडे जी के जाने के बाद अब हमारा चेहरा यहाँ कौन होगा, तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। वैसा उनकी पोस्टरिंग करना, प्रधानमंत्री से वो मिलने जा रहे, उसकी फोटो बाहर आना, प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में आ रहे तो हमारे देवेंद्र जी, नागपुर में कहा था कि वो नागपुर के रत्न है। तो ये राजनीति में पोस्टरिंग होती है। उनके ऊपर अभी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, अभी तुरंत उनको केंद्र में क्यों ले जाएंगे? और कौन है उनसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर नेता? फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसकी एक अपनी अलग राजस्थान, उसकी एक अपनी अलग डेमोग्राफी है। वसुंधरा राजे कई सालों तक ऑलरेडी नेतृत्व कर चुकी थी। अब वहां पर एक नए नेतृत्व बनाने की प्रक्रिया शुरुआत करनी थी, इसलिए अभी नया वहां पर भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। वैसे ये 2014 में महाराष्ट्र में प्रक्रिया हो गई थी, तब एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, सुधीर मुनगंटीवार सब थे, फिर भी देवेंद्र जी को बनाया। वो इसलिए क्योंकि पार्टी को नया नेतृत्व खड़ा करना था और उन्होंने खड़ा किया। अब 10 साल में बदल लेंगे तो अभी तो लंबा खेलना है ऑब्वियसली। हाँ। और वो एक बहुत अच्छे, जैसे आपने कहा चाणक्य वाली बात, कि वो एक अच्छे स्टेट्समैन है। वो जिसको मुत्सद्दी बोलते हैं मराठी में, कि एक मुत्सद्दी जैसा बोलते हैं ना। और ये जयंत पाटिल ने, आप देखिए कहीं यूट्यूब पे आपको मिला, जयंत पाटिल ने बोला है की महाराष्ट्राला आतापर्यंत मिळालेला सर्वात धूर्त, सर्वात चाणाक्ष आणि सर्वात होशियार मुख्यमंत्री। अच्छा, ये जयंत पाटिल ने बोला है खुद। अच्छा विकास जी, चलते चलते आपसे एक सवाल हम पूछ लेंगे। जो देवेंद्र फडणवीस का पहले का मुख्यमंत्री का जो कालखंड रहा है, उसमें दबे कुचे ही ये बात भी कही जाती है कि फडणवीस थोड़ा बहुत अपने उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद में नागपुर के लोगों से या अपने कार्यकर्ताओं से कट गए थे। अब का दौर कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, कट गए थे ऐसा नहीं बोल सकते। देखो कैसा है कि या भावनाएं ज्यादा हो गई थी कार्यकर्ताओं की कि आपला माणूस मुख्यमंत्री आहे म्हणून आपण कधी जाऊ, वो मिले नहीं। क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो कॉम्पिटेंसी है ना, जैसा इन्होंने बोला कि कोई भी पार्टी इन्वेस्ट करती है, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 2014 से नहीं हुआ, ये इसके पहले हुआ। जब गोपीनाथ मुंडे उनका हाथ पकड़ के एकनाथ खड़से जी के पास गए थे, मुनगंटीवार स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, और उन्हें खड़से जी को कहा कि ये लड़के को आप अध्यक्ष बनाओ, तब खड़से जी ऐसे कैसे, नहीं बोले वो उसको बनाना है अपने को। ये शुरुआत जो है, तो क्या हो गया कि एक छोटा बच्चा जो रहता है, उसका एक छोटे लड़के के ऊपर जब जिम्मेदारी ज्यादा आती है, तो जिम्मेदारी आने के बाद में ऑब्वियसली, जैसे उनको भी पता नहीं था कि वो सीएम बनेंगे, तो कहीं भी ऐसा कनेक्ट उन्होंने कहीं भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। हालांकि लोगों को उनसे, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन मालूम है, एक बहुत बड़ा मजेदार रीजन है कि आप अगर किसी को भी पूछो, 80% लोग फडणवीस साहेब नहीं बोलते, देवेन बोलते खाजगी में। वो तो आज मुख्यमंत्री है, तो देवेन किसका है? तो मेरा है, तो सबका देवेन है। तो ये जो है, ये एक बोझ उनके ऊपर है, उसके कारण देवेन मला भेटला नहीं, ये जो है कि देवेन मेरे से मिला नहीं, ये नाराजी उभर के आई। तो एक जिम्मेदारी बनने के बाद में हर किसी से तो वो कोई मिल नहीं सकते, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, और वो सारी चीजें उनको संभालना है, राजनीति का भी संभालना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने बराबर कनेक्ट रखने की कोशिश की, अपना ऑफिस यहाँ पे डाला उन्होंने। हैदराबाद हाउस में कभी भी किसी भी सीएम का ऑफिस नहीं था, वहाँ पे ऑफिस था। वो सारी चीज़ें उसको दखल लेते हुए उसकी वो सारी चीज़ों को, उसके सारे इश्यूज सॉल्व करने में लगे हुए थे वो।
तो मुझे लगता नहीं कहीं कनेक्ट है। लोगों का ये प्यार है, क्योंकि तकरार भी जो है वो प्यार वाले ही लोग करते हैं, तो एक प्यार है। हाँ, एक बराबर है कि आप जो बोल रहे हैं कि शायद और अच्छा कनेक्ट वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि भाई अपन आज ज्यादा जिम्मेदारी है तो और अच्छा ऑफिस सुदृढ़ करके और ब्रांचेस बना के ऐसा कुछ कर सकते हो प्लान। रौनक, चलते चलते आपसे भी यही सवाल जो मैंने विकास सर से पूछा वो आपसे भी पूछूंगा कि इस टर्म में देवेंद्र फडणवीस का कामकाज किस तरीके से रहेगा, नागपुर से उनका कनेक्ट किस तरीके से रहेगा। और पिछला जो सवाल था उसमें एक बात आपने बाकी सबका तो विश्लेषण कर दिया, उसमें ज्योतिष की भी बात तो हो गई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह हाउस शुरू होने के एक दिन पहले होता है, लेकिन विभागों का आवंटन पूरे सत्र के दौरान क्यों नहीं होता, इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रणनीति का हिस्सा है। देवेंद्र जी ने हाउस शुरू था उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग का भी किसी को मौका, क्योंकि अगर मंत्रालय बांट देते थे तो फिर ब्रीफिंग और बाकी सब, क्योंकि इस सत्र में लक्ष्य विधि ही नहीं थी तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि लोगों ने सरकारी नहीं बनी थी तो लोगों ने अपने कौन विधायक रहेगा, क्योंकि अधिकार तो विधायक के पास होता है तो उसको लक्ष्य विधि डालना है। तो देवेंद्र जी को तो सब पता है कि विधानसभा चलती कैसी है, कब कौन से नियम आते हैं। अध्यक्ष भी अभी काफी मतलब जाने माने अध्यक्ष हो गए हो, तो ये सब चीजें थी। मुझे लगता है तय था कि जिस दिन विधानसभा का सत्र खत्म होगा उसी दिन पोर्टफोलियो आएंगे। मंत्रियों को भी इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई थी, तो रणनीति का हिस्सा था। और इसको लेकर नाना पटोले लगातार ये मीडिया के कैमरों के सामने ये बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को बताना है कि मैं ही चला रहा हूँ इस तरीके से जो बातें हैं वो कही जा रही। लेकिन वो पोर्टफोलियो का बंटवारे का भी इशू रहता है, क्योंकि तीनों पार्टियां थी उसमें जैसे चल रहा था कि होम मिनिस्ट्री से लेकर विवाद उठे थे, फिर कम से कम आप अर्बन डेवलपमेंट भी नहीं दोगे क्या, ऐसी भी चर्चा चल रही थी। फिर फाइनेंस वाला दूसरा नंबर आता है, फिर अर्बन डेवलपमेंट भी चले जाएगा तो कौन ये करेगा। मुझे लगता है आप अगर देखें तो तीनों पार्टियों में मतलब तीनों लोगों ने उनके जो पोर्टफोलियोज थे वो अपने पास रखने के, जैसे परिवहन जो मुख्यमंत्री के पास था पहले उन्होंने प्रताप सरनाइक को दिया, तो सारे पोर्टफोलियो उन्होंने अपने पास रखने में वो कामयाब रहे। रौनक ने भी जो बात बोली वो भी बहुत सही है कि मंत्री भी अभ्यास करने के लिए, किसी का जवाब देने के लिए अब भी तैयार नहीं थे। और कई बार हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री को खुद भी बचाव करना पड़ा बहुत सारे विषयों में। एक तो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो हाउस में मांग कर दी, डिमांड कर दी, जबकि मंत्री जो है वो किसी तरीके की सदन में मांग नहीं कर सकता है। नहीं, वो अभ्यास वाली बात कैसे रहती है कि देखो ब्रीफिंग रहता है, आपके पास सेक्रेटरीज रहते हैं, पूरी फौज रहती है, ऑफिस रहता है, उसको जाके तो मंत्री को सिर्फ वहां पे बोलना है। फिर पिछले इसमें अगर आपने देखा होगा तो कई सारे लोगों के जवाब देवेंद्र फडणवीस ही देते थे 2014 से 19 में लेकर, बाद में कुछ मंत्री फिर बोलने शुरू हो गए थे। तो वो तो चलिए, रौनक आप हमारे स्टूडियो में आए, विकास सर आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारा मकसद ये था कि हम जो शीतकालीन अधिवेशन हुआ है उसके काम का आखिर क्या कुछ जो है प्रतिफल मिला है, इसको लेकर एक तरीके से हम विश्लेषण कर सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें, समझा सकें। इसी का हमने प्रयास किया और लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से यूसीएन न्यूज़ इसी तरीके की जो है वो चर्चा सत्रों का आयोजन करते रहेगा। और न केवल शीतकालीन अधिवेशन उसका कामकाज, बल्कि राज्य में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री को हम सीधे तौर पर विदर्भ के विकास से जोड़कर उसके जो अलग अलग तरह के जो परिप्रेक्ष्य हैं उस पर लगातार चर्चाएं जो है वो हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करते रहेंगे, दर्शकों को बताते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।